हाय बच्चों, क्लास में आपका स्वागत है। और मैं हूं सरन सर और ले रहा था आपके लिए रासायनिक शाम का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में पिछले वीडियो तक मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक बातें, जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उनके लिए थे। और साथ ही ये भी बताया था कि अभिक्रिया की साम्यावस्था क्या है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं आया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास को कहा जाता है। क्या है एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान? तो किसी गैस प्रावस्था या तनु विलयन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में उपस्थित पदार्थ की मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता मतलब कि 1 लीटर विलयन में उस पदार्थ के कितने मोल घोले गए हैं, उसको कहा जाता है मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता यानी कि इकाई लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। और इसे हम ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ब्रैकेट मीन्स जिस पदार्थ का भी हमें एक्टिव मास निकालना है उसको ब्रैकेट के भीतर रखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक्टिव मास निकालना है तो हाइड्रोजन को हम ब्रैकेट के भीतर रखेंगे। आयोडीन का निकालना है, आयोडीन को ब्रैकेट के भीतर, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन को ब्रैकेट के भीतर रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, थोड़ा डिटेल में। तो डेफिनेशन ये थी, सबने देख ली कि गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता यानी कि इकाई लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। उसका, इसे ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले फार्मूला देखते हैं, चलिए। सक्रिय द्रव्यमान किसका? पदार्थ का। सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मोलर सांद्रता, या मोलर सांद्रता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन किसका? विलयन का। काय में है? लीटर में। अब यहां एक शब्द आ रहा है मोलों की संख्या। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें? तो पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस पदार्थ का भार और अणुभार दोनों चीजें पता होना चाहिए। और उस पदार्थ के भार को जब उस पदार्थ के अणुभार से भाग दिया जाता है तो पदार्थ के मोलों की संख्या निकल आती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणुभार बटे आयतन लीटर में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या। तो इस चीज को एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि 400 डिग्री सेल्सियस पर किसी 2 लीटर वाले अभिक्रिया पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड दिए गए हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार दे रखा है, एक है, आयोडीन का दे रखा है 127 है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इनके एक्टिव मासेस, सक्रिय द्रव्यमान। पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए
हाइड्रोजन का भार दिया हमें कितना है 4 ग्राम, और हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया हमें ये कितना है 1। तो हाइड्रोजन का यानी कि H2 का अणुभार कितना हो जाएगा भाई, 2 परमाणु होते हैं है ना, तो 2 × 1 = 2 हो गया। और आयतन कितना दिया हमें पदार्थ का, आयतन है 2 लीटर, ठीक है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं हमें, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको HI लिखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का भार हमें दे रखा है 128 ग्राम, और आयोडीन का तो भार हमें दे रखा है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार दे रखा है। तो जब हम HI लिखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का अणुभार अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु लगा हुआ है, आयोडीन का एक परमाणु लगा हुआ है, तब ये HI का एक अणु बना हुआ है। तो इन्हीं दोनों के परमाणु भारों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड का अणुभार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 127, यानी कि ये हो जाएगा 128। अणुभार भी उतना ही आ गया जितना कि इसका भार। तो आइए देखते हैं, यहां निकालते हैं हम हाइड्रोजन का एक्टिव मास। हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, हमने बताया था कि जिस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान हम निकालते हैं उसे ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट H2 बराबर, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं भाई, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का भार बटे अणुभार, बटे आयतन काय में लीटर में। भार हमें दे रखा कितना हाइड्रोजन का 4 ग्राम, अणुभार निकाला हमने 2, आयतन हमें दिया है 2। तो 4, 2 से इसको काट दो 4 को, ये आ जाएगा 2 बटे 2, 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 1। अब यूनिट क्या होगी इसकी, मोल, ये मोल था बटे लीटर, मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो, सॉरी एक्टिव मास जो है यानी कि सक्रिय द्रव्यमान, वो आ गया 1 मोल प्रति लीटर। चलिए अब आगे आते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो HI का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होगा, HI का भार बटे उसका अणुभार बटे आयतन काय में लीटर में। तो चलिए रखते हैं, HI का सक्रिय द्रव्यमान है तो HI को हम काय में रखेंगे ब्रैकेट के भीतर, ठीक है ना। HI का भार कितना है 128, अणुभार कितना है 128, और आयतन था 2। तो ये 128 कैंसिल हो गए, कितना है ये 1 और y2, तो कितना आ गया ये 0.5 मोल प्रति लीटर। ये आ गया इसका एक्टिव मास, ये आ गया था हाइड्रोजन का एक्टिव मास। नेक्स्ट, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, या
लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम? ये नियम दिया था साइंटिस्ट गुलवर्ग और बागे ने। गुलवर्ग और बागे दो साइंटिस्ट हुए उन्होंने। तो इनके अनुसार क्या था ये कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की दर यानी रेट उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक क्रिया की दर उसके अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट अगर भाग ले रहा है तो उस पदार्थ की क्रिया की दर जो है उस एक ही रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगी। सपोज दैट कोई रिएक्शन है, ए से सीधा प्रोडक्ट बन गया हमारा, तो रिएक्शन कितना है? ए है। तो इस अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल होगी अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है। ये होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब एक से ज्यादा पदार्थ हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है ना। तब क्या होगा? तब वो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक पदार्थों के, जो भी अभिकारक पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों के, एक्टिव मासों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि स्थिर ताप पर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है A + B = C + D। ये कैसी है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मींस A और B मिलकर के प्रोडक्ट C और D बना रहे हैं। जैसे C और D बनते हैं ये वापस A और B देने लग जाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन चल रही है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा? तो पहले हम देख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ये अग्रक्रिया के लिए। यहां देखो पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, नियम के हिसाब से देखें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि अग्रक्रिया की दर हम देखना चाह रहे हैं। अग्रक्रिया की दर उसके अभिकारक पदार्थ, अग्रक्रिया में अभिकारक पदार्थ क्या है? ए और बी। अभिकारक पदार्थ ए और बी अभिकारक पदार्थों के गुणनफल के, ये गुणनफल हो गया, के समानुपाती, ये समानुपाती हो गया। तो अग्रक्रिया की दर प्रोपोर्शनल हो गया ब्रैकेट A इंटू ब्रैकेट B, या अग्रक्रिया की दर बराबर हो जाएगा अग्रक्रिया की दर बराबर, प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं तो अग्रक्रिया की दर को हम RF से डिनोट कर लें। चलिए RF, ठीक। और ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, हम ले लेते हैं इसको KF इंटू ब्रैकेट A इंटू ब्रैकेट B, जहां KF क्या है? KF है अग्रक्रिया का वेग स्थिरांक, जहां KF अग्रक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब बैकवर्ड रिएक्शन अगर देख रहे हैं तो बैकवर्ड के लिए अब देखिए, जब आगे की दिशा में हम जा रहे थे, इस डायरेक्शन में हम देख रहे थे, ठीक है, तो अभिकारक पदार्थ ये थे और प्रोडक्ट हमारे ये थे। लेकिन बैक रिएक्शन के लिए अगर इस वाली रिएक्शन के लिए हमें देखना है तो अब अभिकारक पदार्थ हमारे हो जाएंगे C और B और प्रोडक्ट अब बनेंगे हमारे A और B। तो पक्ष क्रिया के लिए देखते हैं।
स्पष्ट क्रिया की दर प्रोपोर्शनल होगी। अब रिएक्टेंट हमारे हो गए सी और डी, तो प्रोपोर्शनल ब्रैकेट सी इंटू ब्रैकेट डी। स्पष्ट क्रिया की दर को हम आर बी से डिनोट कर देते हैं। चलिए बैकवर्ड प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दीजिए, एक कांस्टेंट आ जाएगा आर बी ब्रैकेट सी इंटू डी, जहां के बी को क्या कहेंगे, जहां के बी स्पष्ट क्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो इस तरह से निकल आया अग्र क्रिया की दर और पश्च क्रिया की दर, और उसके लिए ये समीकरण। अब अगर ये रिएक्शन साम्य की अवस्था में है, साम्य की अवस्था में मीन्स जिस दर से ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, सी और डी भी उसी दर से डिकम्पोज होकर के फिर से हमें ए और बी देते हैं, यानी दोनों क्रियाओं के रेट समान हैं, अग्र क्रिया और पश्च क्रिया दोनों ही समान दर से हो रही हैं, तब क्या होगा, उस अवस्था को तो कहते हैं अभिक्रिया की साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, थोड़ा सा यहां नजर डाल लेते हैं। साम्य अवस्था पर हो जाएगा अग्र क्रिया की दर बराबर होगी पश्च क्रिया की दर की। ठीक है ना, अग्र क्रिया हमने क्या लिखा था कि एफ ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी इक्वल टू के बी ब्रैकेट सी और ब्रैकेट डी। के बी को यहां दे दीजिए नीचे, और के बी को उस तरफ ले लीजिए, तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू ये आ जाएगा ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी अपॉन ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी। यहां हम देख रहे हैं के एफ और के बी, ये क्या है, दो वेग स्थिरांकों का रेशियो है, दो वेग स्थिरांकों का अनुपात है, अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च क्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात। इस पूरे अनुपात को हम एक नए कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज के सी। यहां लिखे देते हैं के एफ व के बी क्रमशः अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक व पश्च क्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात है, जिसे नए स्थिरांक केसी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, केसी। तो केसी बराबर हमारा आ गया ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी। इस केसी को हम अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, किसी प्रदर्शित करते हैं, और यहां लिखना है कि जहां केसी को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा द्रव्यनुपातिक क्रिया का नियम और उसका अनुप्रयोग पूरा कंप्लीट आ गया है, और क्या होता है साम्य स्थिरांक ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आगे लेते हैं, डेफिनेशन यही है, ठीक है, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल करके अलग से और डिफाइन करेंगे इसको वेग स्थिरांक के साथ में। तो
इस वीडियो में यहाँ तक हम इसको रखते हैं। उम्मीद है जो कुछ पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नया चैनल है, सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। थैंक यू।